नमस्कार दोस्तों। मैं छुट्टियों पे निकला हूं, लेकिन मुझे मालूम है ना मोदी जी मुझे चैन से बैठने देंगे, ना ही डोनाल्ड ट्रंप। और हमारा इंडियन मीडिया की जब मैं सारी न्यूज़ देखता हूं, मेरा सर चकरा जाता है, ये कर क्या रहे हैं। हुआ क्या है, H1B वीज़ा के ऊपर एक फीस लगा दी गई $1 लाख की। बस इतनी सी बात थी। उसके ऊपर ऐसा मातम छाया हुआ है जैसे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी की माँ अभी अभी मरी हो और ये मातम मना रहे हो उसका। लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं कि यार हुआ क्या। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन मंजरी जी के साथ इसके ऊपर डिटेल में बात करनी ज़रूरी है कि क्या ये फ़ायदा है, नुकसान है, और जो मिलियंस ऑफ भारतीय ऑलरेडी वहाँ पर हैं, क्या उनको वापस भेजा जाएगा। क्योंकि उसमें जो धांधली करी है इन्होंने, सारी बिग टेक कंपनीज ने, वो भी पकड़ी गई है कि ये उनको H1B वीज़ा देते थे, इंडियंस को वहाँ बुलाया जाता था, कंपनी में एम्प्लॉय किया और 5-6 महीने के बाद निकाल दिया, और वो सारे के सारे वहीं पर सेटल हो गए, और फिर दोबारा से और लोगों को बुलाया गया H1B वीज़ा के अंडर। अब ये इतनी बड़ी धांधली थी कि कोई भी कंट्री इसको सहन नहीं कर सकती। भाई ये भारत थोड़ा है कांग्रेस वाला, जहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशियों को आने दिया, आने दो, रोको मत, ये वाला सिस्टम किया हुआ था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने रोक दिया। अब आगे क्या होगा, क्या ये फ़ायदा है, नुकसान है, बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बिकॉज हमारा फ्यूचर इस कंट्री का, और हमारे जो बच्चे हैं जो हर रोज़ IT के कोर्सेज कर रहे हैं, इनका क्या होगा। मंजर जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजर जी, मुद्दे बहुत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा बॉम्ब फेंक दिया। अब हमारा क्या होगा। हमारे देश का तो जो है GDP नीचे आ जाएगी, हमारे सारे IT की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर बंद हो जाएगा, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, सारी कंपनियां जो अमेरिका की हैं वो छोड़ के भाग जाएंगी। क्या होगा हमारे देश का। और मोदी जी तो संभाल नहीं पाएंगे। अब उसके लिए तो राहुल बाबू को लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे कभी कभी इन लोगों की हर चीज में प्रॉब्लम देखने की कला पे आश्चर्य होता है। कुछ भी आता है इनके लिए, वो एक प्रॉब्लम होता है, और ऐसी प्रॉब्लम होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता टाइप, सब तो बस प्रलय आएगी और सब खत्म हो जाएगा। बट बेसिकली इट्स अ वेरी क्लेवर ट्रिक। एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पर जो चीज़ चल रही है वो काफ़ी साल से है कि जो एम्प्लॉयमेंट दिलवाता है ना, वो 30% कट लेता है। और ये वहाँ पर बहुत दिनों से चल रहा है। लोग अपने जानने वालों को वीज़ा वगैरह दिलवाते हैं, वर्क परमिट दिलवाते हैं, और इसके कट्स लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा फ्री एंड फेयर गेम है। सेकेंडली, जो वहाँ पर रह जाते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाते तो वो बिजनेस सेट करते हैं, और इस तरीके से अमेरिका की बैकबोन बनते हैं। अगर लॉफुली किसी फॉरेनर से अमेरिका के वेलफेयर के लिए काम कराना है, तो वो केवल भारतीय हैं जो बहुत अच्छी तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस हो या कोई और फील्ड हो। अब आ जाते हैं 1 लाख की फीस के ऊपर। ये तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसने इंश्योर कर दिया कि केवल जेन्युइन लोग आएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट टू कंपनी है। ठीक है, और कॉस्ट टू कंपनी मतलब कंपनी अपना नुकसान करा के, वो तब जब अमेरिका में शेडिंग चल रही है। आप कभी सुनते हैं गूगल ने 6,000 निकाल दिए, कभी किसी कंपनी ने 12,000 निकाल दिए, तो शेडिंग चल रही है वहाँ पर। US इकोनॉमी डेब्ट रिटर्न है, उनकी स्टॉक प्राइसेस भी फ्रोजन है, डॉलर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। ऐसे समय में अगर कोई $1 लाख दे करके, फी दे करके किसी पर्सन को ले आ रहा है, इट हैज़ टू बी सुपर डुपर जेन्युइन। कैजुअली आप इस चीज़ को नहीं ला सकते। और भारतीयों में भी इतनी नहीं है जाने की ललक कि $1 लाख दे, 30% ऑफ पे दे। मतलब इट इज़ टू मैग्नानिमस। तो इससे क्या होगा कि भारतीयों का इन्फ्लक्स अमेरिका में बंद हो जाएगा। अब सेकेंडली आप देखिए, ऑफ लेटली मोदी जी ने एक चीज़ कहनी शुरू की है कि भारत को अपना सोशल मीडिया चाहिए। पर हर भारतीय 70s में पैदा हुआ है जिसका एक ही ड्रीम है, पढ़ लिख करके अमेरिका जाना, और अमेरिका जा करके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना। मेरा तो इंडिया से हो गया। इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए, वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली नहीं, डब्बा उलट दिया गया है कि घी तो अब निकलेगा निकलेगा, और वहाँ से भी वापस आएंगे। क्योंकि हर चीज़ को देखिए, काफ़ी हद तक ओवर इन्फ्लेटेड है, हर चीज़ ओवर इन्फ्लेटेड है, तो वहाँ से भी लोग वापस आएंगे। और यहाँ पर भी जब तक इनके जो कुछ ये पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स हैं, इनके विदेश जाने के सपने चूर नहीं होंगे, तब तक वो भारत और भारतीयों के लिए काम नहीं करेंगे। और ये अब हाई टाइम है
कि येन केन प्रकारेण साम नाम दंड भेद जो भी करके हमें अपना काम निकालना है। दैट मीन्स इंडियन सोशल मीडिया जनरेट करना है। सर्वर्स यहाँ लगने शुरू हो गए हैं, डेटाबेस यहाँ आना शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि बिग टेक जायंट्स किस तरीके से हमारे डेटा को चुराते हैं, हमारे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, हमारी जानकारियाँ उठा करके हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। उसका असर चुनाव में, परचेजिंग पावर में, सोशल ट्रेंड्स में, सभ्यता संस्कृति में, हर वॉक ऑफ लाइफ में पड़ रहा है। अगर इस ट्रेंड को रिवर्स करना है, आपकी साइकोलॉजी को रिवर्स करना है, और तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया लेना पड़ेगा, और इट इज़ वेरी बिग थिंग। आप देखिए इधर जैसे ही हमने बॉलीवुड एक मूवीज़ का थोड़ा सा बहिष्कार शुरू हुआ है, एक सांस्कृतिक उत्थान की लहर भारत में आने लग गई है, क्योंकि इट वॉज अ बिग यूके कंट्रीब्यूटर जिसको देख करके हम वैसा बनना चाहते थे। सीइंग इज बिलीविंग, इट्स ट्रू। तो हमको अगर वो दिखाना है जो हम चाहते हैं, वो सुनाना है जो सच है, तो हमको सोशल मीडिया पे कंट्रोल चाहिए। आज आप और मैं पूरे सच नहीं बोल सकते। अगर पूरा सच हमने बोल दिया, एक आपने एआई वीडियो बनाया था, रेड फ्लैग में चला गया, बैन हो गया। जो हमारा वीडियो था वो शैडो बैन कर दिया गया। तो अगर आपको पूरा और जबकि उसमें तो हमने सिर्फ 1% भी नहीं दिखाया था, एक छोटी सी चुटकी ली थी एक तरीके से, बहुत हल्का सा व्यंग था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था वो, ठीक। उसके बावजूद आप शैडो बैन हो जाते हैं। तो पूरा सच बताने के लिए आपको कितनी हिम्मत, कितनी ताकत और कितना सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रूथफुलनेस है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को रिवर्स किया जाए। तो इट हैज़ अ ग्रेटर रिपरकशन, इसको आगे ले जाना होगा। इसी के कारण ये ज़रूरी है कि आप अपना सोशल मीडिया बनाइए। और भारतीयों को टेकफुली बनने का बड़ा बुरा शौक है। वो नासा में जा करके अंडर पे हो करके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेल करके और ओवरवर्क करके गाली खा के रह सकते हैं, पर यहाँ अपने देश में सम्मान से काम नहीं कर सकते। मंजू जी, उसका रीज़न भी है भाई। इंडिया में जब कोई इंजीनियर है, भारत में काम करता है, उसको 1 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, साल के 12 लाख मिले। वही आदमी जब अमेरिका में जाता है तो उसको अंडरकट 30% पैसे कम मिलने के बाद भी 60-70 लाख रुपए उसको मिलने शुरू होते हैं। और जो एवरेज कॉस्ट है एक H1B वीज़ा जो के ऊपर काम कर रहा है अमेरिका में, वो मैंने अभी स्टडी किया था, $1,08,000, यानी कि ऑलमोस्ट 90 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। उसको लगता है कि भाई मैं 12 लाख में काम करता हूँ, वहाँ पे मैं 1 करोड़ में काम कर रहा हूँ, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम साल के बाद कुछ बच जाएगी, इसलिए ये वहाँ जाकर काम करते हैं। बट मुद्दा वो नहीं है कि वहाँ पर सैलरी कितनी है, भारत में कितनी है। मुद्दा ये है कि जो ये H1B वीज़ा अभी बंद हुए, इसका तो फ़ायदा होने वाला है भारत को कि नुकसान होने वाला है। और गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया, सबको ऑफिस आना पड़ेगा आज से, और आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, वरना बाहर। इससे तो वे मिलियंस ऑफ जो भारतीय वहाँ पे गए थे, ये तो वापस आने वाले। फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया। जब तक आपको उधर से एक स्लैशिंग नहीं आएगी, आप इधर वर्क नहीं करेंगे। सब कुछ पैसा नहीं होता। वैसे तो आप जब किसी और को ये टेक्नीशियंस बोलते हैं, मैं इनको टेक्नीशियन ही कहती हूँ, ये बोलते हैं तो हर एक से कहते हैं फॉर ग्रेटर गुड, फॉर नेशनल इंटरेस्ट और ये वो, जब लेकिन इनकी बात आती है तो वो ग्रेटर गुड और नेशनल इंटरेस्ट तेल लेने चला जाता है। सो आप दूसरे से तो कहते हैं कि सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, बिल्ड द कंट्री, पर जब आपकी बात आती है तो आप कहते हैं 12 लाख यहाँ मिल रहे, 90 लाख वहाँ मिल रहे, राष्ट्रीयता गई तेल लेने, मैं अमेरिका चला। तो दैट इज नॉट अ फेयर थिंग। तो आपको एक ये चीज़ समझाने के लिए एक कुठाराघात की ज़रूरत है, जो ये $1 लाख की फीस कर रही है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, उसको अगर आप सीधी तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते तो आपको दूसरी तरह से स्टॉप करना पड़ेगा, सो दैट वो जो आप सुपर कंप्यूटर्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो भारत में हो, जो टीचिंग आप वहाँ दे रहे हैं वो यहाँ हो। वर्क फ्रॉम होम में बहुत स्लैकिंग होती है, लेकिन इट्स अ बेटर आइडिया। इन बहुत सारी चीज़ें बचती भी हैं। एक एम्प्लॉय कम टेंशन में होता है, जो ऑफिस में आकर के ऑफिस के एटमॉस्फेयर में टेंशन, बुलिंग और ये सब होता है, घर में काफ़ी रिलैक्स तरीके से काम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम आई सी इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां साथ में पूरी होती रहती हैं। और अगर कोई एम्प्लॉय उस वर्क फ्रॉम होम के साथ आउटपुट दे रहा है तो एक
दिन ऑफिस आकर के काम चलना ज़्यादा अच्छा होता है, कम आपको सेटअप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप आकर के फर्स्टली आप भारत आके इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करने की बजाय भारत आके वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, बात सही है, इट्स द सेम थिंग। तो वापस आएंगे फिर यहाँ पर आप हमको ये पता लगे कि हमारे पास ये ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटीज़ हैं, ये ब्रेन ट्रेनिंग्स हैं, उसके बाद हम उनके लिए उस तरह के जॉब, उस तरह की अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का विकास हम करने की कोशिश करेंगे, तो वो भारत का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, ये सब बिल्कुल एकदम एक्सप्लोड करा, एआई सेक्टर है, इसको बिग बूम मिलेगा। और अगर ये टेक्नीशियन जो वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नीशियंस हैं, ये सब भारत में आकर के काम करना शुरू करते हैं, तो इंडियन सिलिकॉन वैली को पुश मिलेगा। कल जो अमेरिका में है उससे आगे हम जा सकते हैं। भाई देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने क्या प्रूव किया, जो सबसे बड़ी चीज़ हमने प्रूव की कि हमारे पास वो एडवांस टेक प्रोड्यूस करने की और उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करने की और टारगेट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है। अब अगर हमारे पास इस तरह के और ट्रेन पीपल आ जाए तो ये कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी और तब भारत इनविंसिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको जो डिजायर चाहिए। जी बोलिए। आप सोच के देखिए पैरेलली काम कितना चल रहा है। डाटा सेंटर्स ऑलरेडी भारत में खुल गए हैं, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री यहाँ लग रही है, डिज़ाइन सेंटर जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो बेंगलोर में ऑलरेडी खुल गया है। वैष्णो जी ने बोल दिया कि डिज़ाइन यहाँ होगा, बनेगा यहाँ और दुनिया भर को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। ये आपने ऑलरेडी भारत में करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप यहाँ बन रहा है, मिलिट्री जो पूरा का पूरा दुनिया का सेटअप है, वो प्लेन्स हो या सबमरीन्स हो, वो सारी यहाँ पे लग चुकी है। और उसको करने के लिए आपको ट्रेंड बंदे चाहिए। उधर से H1B वीज़ा आपने बंद करवा दिया ताकि ये सारे वापस आए और जो आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है उसमें आकर काम कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। लेकिन हमारा जो मीडिया है वो तो मातम बना रहा है कि अभी अभी राहुल गांधी की माँ मर गई। भाई मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया जिसके ऊपर इतना मातम मनाया जा रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दैट मीन्स ट्रंप एंड मोदी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उधर से डिसमेंटल कर रहे हैं, आप यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या लोगों को इतनी बात समझ नहीं आ रही? लेकिन पैसे रोने के मिल रहे हैं ना। ये रुताली क्या अभी बोलते हैं। अच्छा मंजरी जी, एक और मैं चीज बता रहा हूँ आपको, मैं भूल ना जाऊं। एक रविंदर पंचोली जी मेरे से पहले शो करने आते थे, अभी अभी उनकी डेथ हुई बेचारों की, तो ओम शांति उनके लिए। उनका जो बेटा है वो स्पेन में काम करता है, वो वर्क फ्रॉम होम करता है एक कंपनी के लिए और दूसरी कंपनी के लिए वो उसके ऑफिस में आके काम करता है। यानी कि एक ही टाइम पर वो दो कंपनीज के लिए काम कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी वर्क फ्रॉम होम और जो स्पेनिश कंपनी है उसके लिए वो अपने कंपनी में जाके वो काम करता है। अब जो ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम दो कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो बड़ी काज गिरेगी जो फ्री फंड में वो पैसे कमा रहे थे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो रेमिटेंसीज हैं, चलिए कोई नेगेटिव साइड भी देखते हैं, जो रेमिटेंसीज आ रही थी भारत के अंदर उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं, उसके ऊपर बल्कि अगर ये लोग आ जाए वर्क फ्रॉम होम जिस कंपनी के लिए करते रहे, यहाँ पर स्पेन में दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, इंडिया में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो और रेमिटेंस क्या, फिर हमारे पास टैक्स का मनी आएगा। ऐसा कुछ भी लॉस में नहीं जा रहा, बल्कि जो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्रिएट करके वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे वो बेनिफिट अलग से आएगा ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, इससे थोड़ा सा अलग मैं ले रही हूँ। भारत में जो टैक्स ऑडिट की कंपनीज हैं वो चारों पांचों जो टॉप की कंपनीज हैं वो विदेशी हैं। अब भारत में मोदी जी ने कॉल किया है कि ऑडिट की कंपनीज हमारी भारत की होनी चाहिए। ओके, अब आप कहें उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनका ये, अरे भाई जब आप अपनी कंपनी बनाएंगे तो आप कम पैसे लेंगे। हमारा जो अच्छा टैक्स ऑडिट जब आप करते हैं तो सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी पकड़ होती है। भारत में क्या किस कॉस्ट में और कब बन रहा है, किस स्टेज पे है, किस दाम पे आप एक्सपोर्ट करें, सारी डिटेल विदेशियों के पास जाती है, राइट। तो इस तरह की कंपनीज को मोदी चाह रहे हैं जिनका अप्रोच, जिनका इनरोड हर कंपनी तक हो, उन सबको आप भारतीय रूप दे दें। तो हमारे एक तो हमको ऑडिट कराने की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि जैसे एक डेलॉयट नाम की कंपनी है, वो किसी से कराएगी तो वो इंडियन फर्म होगी, तो डेलॉयट तो बिल्कुल फालतू में पैसा ले रही है ना। तो अगर हम ऊपर से केवल डेलॉयट का कमीशन हटा दें, कमीशन ही है वो, तो
हमको जो दूसरी कंपनी है वो 30% में काम कर रही है, 70% डेलोइट ले जाती है, राइट। तो हमको 70% का कमी आ जाएगा कॉस्ट का, वो हमारे प्रॉफिट में बदल जाएगा, राइट। और इतना हमारे पैसे ड्रेन होने बंद हो जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इन्फो ड्रेन होनी बंद हो जाएगी। सेम वे सॉफ्टवेयर में है काम। अभी जैसे बैंक्स में है, बैंक ने किसी कंपनी को, विदेशी कंपनी को वो दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग किसी इंडियन कंपनी को, सब कॉन्ट्रैक्टर होता है इनके पास, और सम टाइम सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भी एक लोअर कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो अगर आप सीधे लोअर कॉन्ट्रैक्टर पे से काम करा लें तो 70 से 80% की कॉस्ट आपकी बैंक की बच जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वो लोअर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है ना। अब इसमें ढेर सारी कॉस्ट कटिंग होगी। फिर क्या है, एक जो बेवकूफ़ी वाला मैनेजेरियल स्ट्रक्चर बना रखा है, एक मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, उसके ऊपर DGM, उसके बाद GM, उसके ऊपर CGM, ये बिल्कुल बेकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसको काम करना, अगर आप उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे हम AI को देते हैं, योर वर्क इज डन एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट। तो आपको जो चीज़ चाहिए, अब अगर आप ये कॉस्ट कटिंग कर लें तो आपको एक्सपोर्ट में एज मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो या कोई भी एक्सपोर्ट हो, और उसमें एज मिलते ही आप इनविंसिबल हो जा रहे हैं। ऑलरेडी आप दुनिया भर से सस्ता काम कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है हाफ प्राइस पे भी काम कर दें और सस्ते चले जाएं, who will rule the world? प्लेन एंड सिंपल, बस। मंजू जी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि $1 लाख लगेगा एक आदमी का, जो अमेरिका में जाएगा। ये फीस भर रही है पर ईयर की, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट $10,000 पर मंथ को तो गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो जो अमेरिका में, जैसे अभी बोला आपने कि भाई जो हाई एंड लोग हैं वो तो अमेरिका चले जाएंगे, और जो लो एंड के लोग हैं जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो सारे भारत आ जाएंगे। तो जब सारे लीड करने वाले अमेरिका चले गए, जो कि थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, तो फिर नीचे वाले लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले थे, उनको इंस्ट्रक्शन देगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। जो इंस्ट्रक्शन देने वाले थे वो तो सारे अमेरिका चले गए। डोंट यू फील दैट इसका भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो लोगों ने सुबह की वीडियो के ऊपर डाले थे आज। उसका सिंपल सा रीज़न है, उस जो हायरार्की ऊपर की है उसमें कोई एक ब्रेन होता है जो फ्यूचरिस्टिक होता है, बाकी सारी मैनेजेरियल पोस्ट जो होती हैं वो सेरेमोनियल होती हैं, 4 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 1, और उनको भी कोई बहुत ज़्यादा कोई विजन और चीज़ें नहीं पता होती। उनको भी एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो नीचे वो पास डाउन कर देते हैं। अब इनको हटा दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा उन 15 लोगों में से किस एक के पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। वो जनरली टेक्निकल बैकग्राउंड से आएगा, मैनेजेरियल बैकग्राउंड से नहीं आएगा। एक जो हमारे यहाँ हर काम करने की कैपेबिलिटी IAS में होती है और हर मैनेजेरियल काम करने की कैपेबिलिटी MBA में होती है, ये एक मिसनॉमर है। आपके पास डिग्री होती, कैपेबिलिटी नहीं, वरना हार्वर्ड पास जो है सक्सेसफुल होते हैं, मोदी भी फल होते हैं। So the thing is कि who knows how to get the job done is a very different thing. अब अक्सर चीज़ों को देखिए, लोगों को प्रोफेशनल उसमें आप सर्कल में मूव करते हैं, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है और रियल लाइफ में जो होता है, दे आर वर्ल्ड अपार्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए वो जीवन में अच्छा काम कर जाए। एग्ज़ाम में आजकल जो नंबर लाने का तरीका है, रट्टाफिकेशन इज बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। रटा के किसी तरीके से अच्छे नंबर ले आए, अच्छी नौकरी मिल गई, पर परफॉर्मेंस नहीं है, एक्चुअली विजन नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ब्रेन को बॉक्स होना ज़रूरी है। डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। रियल वर्ल्ड कैसे चलता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से रियल वर्ल्ड चलता है, ओके। सो अक्सर जो टॉपर्स होते हैं उनके पास, या मैनेजेरियल पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। मोटी मोटी फैक्ट डिग्रियाँ होती हैं। दिस इज़ वाई डिग्री प्रेफर्स डिग्री, बिकॉज अगर आपका सबऑर्डिनेट कोई अच्छा वर्कर आ गया तो आपकी पोजीशन को खतरा हो जाएगा, बिकॉज वो आपके नीचे भी सूर्य की तरह चमकता रहेगा। सो अगर आप इन सब चीज़ों को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, and just keep the technical people in the party,
वर्क विल बी फार स्मूथर। और जिसको टेक्निकल ट्रू। नुआ होता है उसी को पता है कि आगे क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है या फिर किस तरीके से डाइवर्स होना पड़ता है। तभी आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स ज़्यादा सक्सेसफुल है rather than university toppers. Dropouts are creating ultra technology and pass outs are working under them at a higher place, right? So this is what is going to be a rule breaking change. जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास हार्वर्ड पास अर्थशास्त्री भी है और हमारे पास एक गुजराती है, बस इतना फर्क है। उस गुजराती ने इस हार्वर्ड पास को फेल कर दिया है। तो अब आप उस गुजराती मेंटालिटी को लेके आइए। डू नॉट रन फॉर द डिग्री एंड द टेक्निक, मतलब जो ट्रेंड ब्रेन है, आपको फ्री थिंकिंग ब्रेन चाहिए जिसके लिए वर्ल्ड इज द प्लेटफॉर्म वेयर ही हैज टू परफॉर्म एंड यूनिवर्स इज गाइडिंग इट। ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी जब जो अभी चल रहा है, तभी जो चल रहा है, कनाडा ऑलरेडी बंद हो गया, यूएसए आपने बंद कर दिया, ठीक है, यूरोप में ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे अब हिंदू क्या करेगा। दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटी जो है सारी दुनिया में वो कम होती जा रही है, भारत में अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि मेरा भी यहाँ पे जो चाइना में जो हाल है, मेरी जो वो वाइफ का जो बैंक है उसका भी बुरा हाल है, हमारी भी जो कंपनीज है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी काम नहीं कर रही हैं, हमें भी मुझे लगता है वापस आना पड़ेगा। आपकी भविष्यवाणी मुझे 6 महीने पहले आपने बोल दिया था कि बेटा तुझे वापस आना पड़ेगा, चाइना में तुम्हारी गति नहीं है। दूसरा, 1 महीना पहले हमने बोल दिया था कि H1B वीज़ा के ऊपर बहुत बड़ी काज गिरने वाली है। आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले, जब पूरे मीडिया को भी पता नहीं था, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू कम और मिलियंस ऑफ भारतीयों को वहाँ से निकाला जाएगा। जो वहाँ पे भारतीय अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिना वहाँ पे मायूसी स्प्रेड कर रहे हो। आज मैं पूछता हूँ कि जो मैंने उस वक्त बोला था क्या वो कंफर्म न्यूज़ थी? और आज जो आप देख रहे हैं, अब इसके बाद आप मुझे क्या बोलेंगे? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है बुरा हुआ, ये भारत के लिए अच्छा है, आपके लिए पर्सनली हो सकता है कि बुरा हो, बट भारत के लिए अच्छा है। एंड दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो मोदी जी का ड्रीम है कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भारत से बननी चाहिए। और इन सारे ब्रेन को जो बाहर गया हुआ है, इसको वापस लेके आने का ये मुद्दा जो है, ये मुहिम जो है, ये मोदी और ट्रम्प दोनों मिलकर कर रहे हैं। प्लीज़ मार्क अवर वर्ड्स, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चाल है जिसे मिलकर किया जा रहा है। मातम मनाना बंद कर दीजिए। इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट भारत राइस। मंजू जी, थैंक यू सो मच। मेरा अभी 6 घंटे की जर्नी है, मुझे घर वापस जाना है, और इसलिए मैं यस आपका क्लोजिंग कमेंट। एक ही बात मैं कहूँगी, मोदी जी सिर्फ एक चीज़ बहुत एम्फसाइज करके कहते हैं, आपदा में अवसर। अक्सर इंसान के ऊपर जब तक आपदा नहीं आती है वो नए अवसर नहीं तलाशता। ग्रेट इन्वेंशंस आर डन बिकॉज कि सामने एक ऐसा बड़ा ब्लॉक आ गया कि आपको इधर उधर से लेफ्ट राइट करके ट्रिक निकाल के, रास्ता निकाल के जाना पड़ेगा। यही ग्रेट बैरियर आपके सामने रखा गया है। इस आपदा में अवसर निकालिए, जो कुछ भारत में ख़त्म कर चुके थे उसको रिवाइव कीजिए, वापस भारत आ जाइए। देखिए, फॉरेन रिटर्न की भी यहाँ बहुत इज्जत होती है। एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन में को कॉन्स्पिरेटर ट्रम्प है और रहेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है मेरा नेटवर्क चला गया अभी, तो जय सिया राम, थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो फ्रॉम माई होम। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।